नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, या जैसे मुझे सब लोग कहते हैं चैक्स, आपका स्वागत करता हूं वीकली स्पेशल शो जो हमारी होती है डिकोडिंग 24/7 में। इसमें हम खास करके बात करते हैं विश्व की 4 महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटनाएं और इनका असर भारत के ऊपर क्या पड़ता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और आगे क्या होना चाहिए, होना होगा या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ और करें, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आज कारगिल दिवस के विश्व के संदर्भ में उन सभी कारगिल के योद्धाओं को, उन सभी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के योद्धाओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपना बलिदान दिया भारत माता की रक्षा के लिए। आज हम उन सारे वीरों को याद करते हैं, नमन करते हैं और हृदय में रखते हैं कि आप हमारे लिए अमर हैं, हम आपके ऋणी हैं, हम आपके ऋणी सदा रहेंगे, ये देश आपका ऋणी सदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 महत्वपूर्ण खबरें इस बार क्या है। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर तो हमेशा होगी या ज्यादातर होगी, आप मान के चलिए, पाकिस्तान, हमारा सर्वश्रेष्ठ पड़ोसी, सर्वश्रेष्ठ दोस्त पाकिस्तान। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है। आसिफ मुनीर कर क्या रहे हैं? एक तरफ वो खुद चीन में बैठे हैं, दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट उनके इशाक दर बैठे हैं अमेरिका में। तो हो क्या रहा है, आप समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ खुद गायब, शहबाज शरीफ खुद गायब है और आसिफ मुनीर अपने आप को दिखा रहे हैं कि वही सारे डिसीजन लेते हैं। इसके साथ साथ जुड़ता है, इसी के साथ जुड़ती है दूसरी खबर, वो है इमरान खान को लेके। पॉलिटिकली इमरान खान जो है एक तरह से साइडलाइन किए जाते हैं। कोशिश जरूर की जा रही है, आसिफ मुनीर ने की है कि हम इमरान खान को जेल में रखें ताकि वो कुछ और ना कर पाए। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये हो रहा है और धरती के ऊपर क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ब्रिटेन के बीच में एक ट्रेड समझौता हुआ है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी गए थे इंग्लैंड, वहां पे उन्होंने समझौते पे हस्ताक्षर किया। ये समझौता हमारे लिए क्या लेके आया है, हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और चौथी खबर होगी मालदीव्स के साथ। मालदीव्स जो है हमारा पड़ोसी, आज तक कहता रहा है कि साहब देखिए, हम तो भारत को निकालना चाहते हैं। मोइसू जी का यही था इंडिया आउट कैंपेन, और उससे इंडिया आउट से इंडिया इन कैसे हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो जंग छिड़ गया है, और वो भी दिलचस्प जंग है। जंग छिड़ा है एक मंदिर और उसके आसपास की जमीन के ऊपर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहला खबर लेते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान के लिए। आसिफ मुनीर कर क्या रहे हैं? देखिए, आसिफ मुनीर अपने आप को और उसको और पाकिस्तान में उसको डिसीवर का नाम दिया है। डिसीवर मतलब दगाबाज। कहने के लिए यह है कि आसिफ मुनीर के सभी अपने हैं और कोई ऐसा अपना नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो आसिफ मुनीर जो है वो ठग रहे हैं। देखिए किस किस को ठग रहे हैं। सबसे पहले वो ठग रहे हैं अपने देश की आवाम को, जो बहुत महत्वपूर्ण ठगी है। कहते जा रहे हैं, हर जगह से झंडोरा पीट रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने जीता है, ये बाजी जीती है। कभी कहा था 3-0 से, फिर 4-0 हुआ, अब 5-0 है, अब 6-0 है। कल अगर मैं एक आध बार और देखूंगा तो शायद 10-0 भी हो जाए। ये सारी चीजें कहते हैं हमने इतने हवाई जहाज हिंदुस्तान के मार गिराए जबकि हमारा एक भी नहीं गिरा। इसके लिए वो सबूत के तौर पे कहते हैं, देखिए ट्रंप ने भी कह दिया 5 गिराए, लेकिन ट्रंप ने ये तो कभी नहीं कहा किस देश के गिरे, ये ट्रंप ने कभी नहीं कहा। और दूसरी बात है कि आसिफ मुनीर सब भूल जाते हैं कि 13 जो हवाई अड्डे थे वो ध्वस्त हुए। आज तक कई हवाई अड्डे, खास करके नूर खान, अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ये भूल जाते हैं कि कितने सारे टेररिस्ट लोकेशंस, टेररिस्ट कैंप्स हमने उड़ा दिए,
कितने टेररिस्टों को उनके 72 हुरों के पास या 72 खजूरों के पास हमने भेज दिया। ये नहीं कहते कि हमने और कितना डैमेज किया है लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, यहां तक कि कई शतक मारे हैं हमने, जितने बंकर हमने उड़ाए हैं उनके। ये सब नहीं कहते, बस हवाई अड्डे वो कहते घूमते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं और अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल बना लिया। ये पहली ठगी। आसिम मुनीर ठग रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका के सामने एक सपना लगा दिया। अमेरिका को कहा कि हम आपको मिनरल्स दें जो कि बलूचिस्तान में है, हम आपको ग्वादर का पोर्ट भी दे देंगे अगर आपको जरूरत होगी। और उसने ऑफर पर मान लिया था अमेरिका की बात जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही बड़ा क्लेश है। पाकिस्तान के अंदर सब लोग कहते हैं कि साहब ये क्या कर दिया आपने, आप अमेरिका के साथ है, मतलब आप इजराइल के साथ है, मतलब आपने उम्मा के साथ दगा दिया है, उम्मा के साथ गद्दारी की है। उम्मा वही है इस्लामिक मुस्लिम उम्मा, ईरान को आपने धोखा दिया है। इसीलिए देखिए आप, पाकिस्तान को मालूम है कि उसके पास पैसे नहीं है। कौन पैसे देने को तैयार है? कोई नहीं। चीन का कहना यह हो गया कि साहब हमने आपको $60 बिलियन दे रखे हैं आपका सीपे के लिए, हमारे ग्वादर के लिए, आपने तो हमें कुछ नहीं दिया। ग्वादर ऑपरेशनल है लेकिन वहां कोई जहाज नहीं आता। अब वहां ग्वादर की हवाई पट्टी खुली है, हफ्ते में एक जहाज आता है, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? इतने पैसे दे के हमें क्या मिला? तो और पैसा देने से चीन मना कर रहा है, इतरा रहा है। तो उसके बाद रास्ता क्या है? भिखारी क्या करेगा? भीख मांगेगा। चला गया अमेरिका, और अमेरिका में एक हफ्ते घूमते रहे भाई साहब कि उनको ट्रंप से या किसी से मुलाकात हो जाए, लेकिन ट्रंप ने भी उनको लटका के रखा। जब इजराइल और अमेरिका का प्लान तैयार हो गया, उनको लगा कि अब हमको जरूरत है आसिम मुनीर की, उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया लंच के ऊपर। वहां पे उनको बोला कि आप ये कर दीजिए, हमें आपकी जमीन चाहिए, हमें आपके हवाई अड्डे चाहिए, हमें ये सब करना है, हम ये सब करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। आसिफ मुनीर ने कह दिया जी हाँ साहब जरूर करेंगे, जो आप आज्ञा करें। काम हो गया। उसके बाद आसिफ मुनीर को लगा कि यार चीन तो हमारे खिलाफ हो जाएगा, चीन हमसे खुश नहीं होगा, तो हम चीन के साथ क्या करें? तो वो आसिफ मुनीर भागता हुआ गया चीन। वहां पे जरा सा मरहम लगाए कि आप देखिए हम जो है आपके साथ हैं, आप हमारे ब्लड ब्रदर हैं, आप हमारे, जो हमारी दोस्ती है डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, हायर देन माउंटेन, वो सब करने के लिए। इस बार वो अगर आप तस्वीरें देखें आसिफ मुनीर और वांगी की, आपको साफ दिखाई देगा कि आसिफ मुनीर खुश नहीं है और वांगी और भी खुश नहीं है। मतलब यह है कि आसिफ मुनीर चीन को दगा देते देते उसे समस्या आ रही है। चीन की समस्या क्या है? चीन कहता है कि हथियार हमारे, आदमी हमारे, रेडार हमारे, हवाई जहाज हमारे, पायलट की ट्रेनिंग हमने दी, और आप कह रहे हैं थैंक यू युद्ध रोकने के लिए किसको? ट्रंप को, और जाके आप ट्रंप की गोदी में बैठ गए। तो चीन नेचुरली खफा है, तो एक दगा वहां चल रहा है, एक दगा दे रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है शहबाज शरीफ को और उसके साथ साथ वहां के प्रेसिडेंट को। देखिए आसिफ अली जरदारी जो है वो एक मतलब बड़े पहुंचे हुए पॉलिटिशियन हैं। मान के चलिए अगर वो आज तक जिंदा हैं और पॉलिटिक्स में राज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बने हुए हैं, इनका नाम था मिस्टर 10%, तो क्यों है? पॉलिटिशियन तो ये हैं, और बड़े अक्लमंद वाले पॉलिटिशियन। आसिफ मुनीर चाहते हैं कि वो खुद प्रेसिडेंट बन जाए। उसके लिए भूमिका क्या की? पहले उन्होंने 26 अमेंडमेंट बनाया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का था और चीफ जस्टिस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते थे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो लीगली। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है अब चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे, एक स्पेशल बेंच बनेगी जो बेंच गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अगर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो मतलब यह कि आसिफ मुनीर नॉमिनेट करेंगे।
अगर आसिफ मुनीर नॉमिनेट करेंगे तो वो ऐसा है कि पापी भी मैं, लॉयर भी मैं, और पोस्ट प्रोसिक्यूटर भी मैं, और जज भी मैं, फैसला किसके पक्ष में आएगा? मेरे ही पक्ष में आएगा। और इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। प्रेसिडेंट कैसे बने? भाई जरदारी को निकालना है, जरदारी निकल नहीं रहे हैं, तो वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आवाम बोले जरदारी को कि आप निकल जाओ। उसके लिए क्या कर रहे हैं वो? अब आता है आवाम के साथ दूसरा धोखा, वो है इमरान खान के साथ, जो हमारा दूसरा टॉपिक था। इमरान खान के साथ साथ वो पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर से दगा दे रहे हैं। और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, बलूचिस्तान भी आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा भी आ जाता है, और ये सारे एरिया आते हैं जहां पे आसिफ मुनीर अपना दबदबा करने की कोशिश करते हैं। है नहीं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आपको पता है वहां पे पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी स्टेट के तक कोई चीज नहीं चलती। यहां तक कि कई ऐसी जगह हैं जहां पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के ही सेनेटर कहते हैं। बहुत फेमस ये जो है कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये हालात है पाकिस्तान के, और ये हम कह सकते हैं कभी भी पाकिस्तान टूट सकता है। और यहां तक कि अख्तर मेंगल ने भी एक बार कहा था कि देखिए बलूचिस्तान में ये समस्या हो रही है और आप बलूचिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज की तारीख में रोज कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक होता है, कुछ लोग मरते हैं। पिछले एक महीने के अंदर कम से कम 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हुई है, मारे गए हैं कहीं ना कहीं। इसके बावजूद आसिफ मुनीर जो है वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। और उन्होंने क्या किया है इमरान खान के साथ? इमरान खान को रखा है जेल में। क्यों? एक तरह से केस के ऊपर केस, केस के ऊपर केस लादे हुए हैं। ये नहीं कहता कि इमरान खान निर्दोष है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने गलतियां की हैं, उनकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल केसेस लाद लाद के उनको जेल में रखा है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया है और उनके पार्टी के सीनियर लीडरशिप को भी जेल में डाल दिया या उनको अपनी तरफ ले लिया, डरा के, धमका के, मना के, फुसला के, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया। इसके बाद क्या हो रहा है? आपने पाकिस्तान की आवाम जो है वो फिर भी इमरान खान को चाहती है। आज की तारीख में अगर कोई पॉलिटिशियन है जिसका सबसे ज्यादा दबदबा है पाकिस्तान के अंदर, वो है इमरान खान। इमरान खान से ज्यादा दबदबा आज पॉलिटिकल क्लास में किसी के पास नहीं है। इमरान खान ने डिक्लेयर कर दिया है कि पहले हफ्ते में, अगस्त में, हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे आसिफ मुनीर और सरकार के खिलाफ। कहां कहां होगा? सारे बड़े बड़े शहरों में। इनका समर्थन कौन कर रहा है? वर्चुअली देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो हैं आवाम सपोर्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान के लोग, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा के लोग। क्यों? बलूचिस्तान के साथ इमरान खान ने अपने कनेक्ट बना लिए हैं, वहां पे उनसे बात कर रहे हैं, और उनके रेबल्स, बलूच लिबरेशन आर्मी है, बीएलए है, उन सब के साथ बात कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर मैं बाहर आया, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तो आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। इमरान खान खुद पठान है, खैबर पख्तूनख्वा में उनके पकड़ है, और टीटीपी जो है वो एक तरह से उन्हीं का क्रिएशन है। तो इमरान खान के सामने तो उनके साथ उनको लगता है कि देश उनके साथ है, और देश को लगता है, पाकिस्तानी देश मतलब, देश को लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने, आसिफ मुनीर ने इमरान खान के साथ दगा किया है। यह है दूसरा दगा, और इसके लिए पाकिस्तान में एक बहुत गहरा पॉलिटिकल संकट पैदा हो चुका है। इसके साथ साथ देखिए आसिफ मुनीर के पास के सामने क्या विकल्प बचते हैं। आसिफ मुनीर के सामने बस 2-3 विकल्प बचते हैं। किसी ना किसी तरह से आसिफ अली जरदारी को निकाल दिया जाए और वो प्रेसिडेंट बन जाए, किसी ना किसी तरह से चाइना और अमेरिका के साथ खेल करके एक दूसरे के को बढ़ाते रहे, एक दूसरे को मनाते रहे,
और उनकी ना नैया डूबने से बचा ले। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। हमारे लिए बेस्ट क्या होगा? मेरे हिसाब से हमारे लिए बेस्ट होगा कि एक छाता लगाए, आराम से शिकंजी बनाए, बगल में पकौड़े रखे और शिकंजी पिए, पकौड़े खाएं, और पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको होने दें। उसमें हम टांग ना अड़ाएं, क्योंकि हमारे लिए अच्छा यही है कि पाकिस्तान में है ना एक तरह से बिखर जाए, लेकिन पंजाब और सिंध में ज्यादा समस्या ना हो। जो भी समस्या हो, बलूचिस्तान में हो और खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो हमसे दूर हैं। जो शरणार्थी हमारी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत समस्या होगी अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है पंजाब और सिंध के अंदर। चलिए चलते हैं दूसरे बड़े सब्जेक्ट के ऊपर, यूके और इंडिया की ट्रेड डील। ये देख सुनिएगा आप, अगर आप क्रिस स्टैमर को सुनते हैं तो उन्होंने कहा था ब्रेक्सिट के बाद ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला या महत्वपूर्ण चीज हुई है ब्रिटेन के साथ, ये ट्रेड डील। उनकी तरफ से कितना महत्व देते हैं ये आपको दिखाई देता है। हमारे लिए इसमें क्या है? हमारे लिए इसमें बहुत सी चीजें हैं। देखिए, हमारे लिए हम एक कृषि प्रधान देश हैं, हमको मिल रहा है एग्रीकल्चर, डेयरी, ये दो चीजों के ऊपर जीरो टैरिफ के साथ एक्सेस ब्रिटेन के अंदर। मतलब हमारी फसलें, हमारे उपजाऊ, हमारे पैदावार जो है हम वहां बेच सकते हैं। हमारे दूध और दूध के साथ जो मिली हुई चीजें हैं, चीज, बटर, वो हम बेच सकते हैं बिना टैरिफ के। दूसरी चीज, हम है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के ऊपर हम काफी काम करते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है लेदर, इसमें आता है कॉटन और कपड़ा, और इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों चीजों के ऊपर हमें जीरो टैरिफ के साथ मिलेगा एक्सेस ब्रिटेन के बाजार। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, इसमें ट्रेड के साथ साथ सर्विसेज भी आ जाती है। मतलब लोग जो है हमारे हिंदुस्तानी जाते हैं ब्रिटेन में काम करने के लिए। आज तक रूल ये था कि अगर वो 1 साल के लिए जाए या 6 महीने के लिए जाए, उनको वहां के सोशल सिक्योरिटी का जो पैसा होता था वो देना पड़ता था। तकरीबन ये 60,000 रुपए हर साल का होता था। अब ये करार हो गया है, अगर आप 3 साल से कम समय के लिए जाएंगे तो आपको ये 60,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ? एक तरह से जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे नागरिक वहां काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बिना बढ़े हुए टेक होम तनख्वाह घर जो ले जाते हैं वो बढ़ गई 60,000 रुपए सालाना से। पहली बात। दूसरी बात, हमको जो है वीजा मिलने में ज्यादा आसानी होगी। तीसरी बात, खालिस्तानियों का यहाँ पे काफी कुछ वहां यहाँ वो करते रहे, तांडव करते रहे, कोशिश करते रहे हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की। ब्रिटेन ने आश्वासन दिया है कि अब हम खालिस्तानियों को उतना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं करने देंगे। हमारे तो कहने के लिए यह है कि 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में पहुंच रहा है। यही ट्रेड डील जो होगा ये एक तरह से टेम्पलेट होगा जब हम यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ हमें ट्रेड डील करना है और वो सेटल होना है इस साल के आखिर तक। यूरोपियन यूनियन के साथ क्या क्या समस्या है? देखिए, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है 5% तक ले जाएंगे बहुत जल्दी। इसमें से 3.5% होगा डिफेंस एक्विजिशन में, नए परचेसेस में। नए परचेज के लिए आपके पास एक तो पैसे होने चाहिए, दूसरी क्षमता होनी चाहिए पैसे खर्च करने की। अब खर्च कहां करेंगे? कौन है आपके पास मैन्युफैक्चर करने के लिए? आपके एम्युनिशन, आपके गन्स, आपके मिसाइल। अमेरिका की हालत इस जरा सी उतनी अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पे वो 100 मिसाइल्स जो उनका पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है उसके बनाता है 1 साल में। 20-30 मिसाइल यूक्रेन मार देता है 1 दिन में। उन्होंने अपने रिजर्व्स भी देने शुरू कर दिए यूक्रेन को। उनको जरूरत है इजराइल को की प्रोटेक्शन के लिए, खाड़ी में पर्शियन गल्फ में प्रोटेक्शन के लिए, वहां भी उनके पास मिसाइल्स है। उधर चीन दिखा रहा है कि हम ताइवान पे अटैक कर सकते हैं।
तो कहां कहां पे अमेरिका अपने मिसाइल्स पहुंचाएगा और उसकी क्षमता कितनी है। हमारे पास है बस एक हम मात्र बचे हैं जिसके पास ये क्षमता है, इस मात्रा में हम डिफेंस प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, मोबाइल्स की बात है, इतनी सारी चीजों की बात है। तो हमारे लिए तो यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उर्सुला मंडेलेस हो या जो भी हैं, वो बहुत उत्सुक होते हैं हमारे साथ ट्रेड समझौता करने के। वहां पे ट्रम्प भाई साहब को भी लगता है कि साहब ये हो क्या गया, ट्रम्प तो मैं हूं, लेकिन ट्रम्प का इक्का तो हिंदुस्तान अपने पास रख रहा है, और वो ट्रम्प का इक्का है। हमने दिखाना शुरू किया है कि देखिए वो RIC बन रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना। अगर वो RIC होता है तो देखिए आपका क्या होगा। इसीलिए ट्रम्प जो भी कर रहे हैं अमेरिका में कि हम आपके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, 100% लगाएंगे, ये सब धमकियां हैं। हकीकत में क्या होता है वक्त बताएगा। लेकिन ये यूके का जो ट्रेड डील है ये टेम्पलेट बन जाता है जहां तक कि अमेरिका का सवाल है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर। अगला मुद्दा मालदीव्स का। मालदीव्स मालदीव्स जो है एक ऐसा देश है जहां पे मुइज़ो आए थे, प्रेसिडेंट बने थे। एक ही उनका कैंपेन मुद्दा था, इंडिया आउट, इंडिया को बाहर करें, भारत को बाहर करें। इसी के ऊपर वो प्रेसिडेंट बने थे। इनको पैसे मिल रहे थे चाइना से। चीन का एक बहुत ना क्या कहे, एक तरह से धोखाधड़ी का एक सबसे आसान तरीका है चेकबुक। चीन के पास एक बहुत बड़ी चेकबुक है और वो दो चेक काटता है, एक माले देश के लिए और एक मुइज़ो के लिए। मुइज़ो वो चेक में बिक जाते हैं, माले देश को बेच देते हैं, और चीन इस तरह से काम करता है। चीन ने मुइज़ो को कहा था अगर आप इंडिया को निकाल देंगे, जो कुछ इंडिया कर रहा है उससे सस्ते में, उससे अच्छे में हम करके देंगे। लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि माले में था पानी नहीं, क्योंकि माले तो समुद्र के बीच में है, फ्रेश वाटर वहां पे है नहीं पीने का पानी। जो डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए थे वो हिंदुस्तान ने लगाए थे। हिंदुस्तानी वर्कर्स को आपने निकाल दिया, अब डिसैलिनेशन प्लांट कौन चलाएगा? वहां पे हेलीकॉप्टर से दिए हिंदुस्तान ने, उनको पायलट हिंदुस्तान के, उनका मेंटेनेंस क्रू हिंदुस्तान का। उन्होंने बोला पायलट चले जाओ, क्रू चले जाओ, हम चले आए। जब वहां पे लोग मरने लगे और अलग अलग द्वीपों में लोग मरते थे, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर कोई उड़ा नहीं सकता। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जो बड़ी कातिल है। चीन और माले के बीच में 10,000 से ज्यादा किलोमीटर का फासला, माले और हिंदुस्तान में 1,000 से भी कम। समय सीमा हमारे लिए अगर कोई भी चीज होती है हम जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने ये करके दिखाया है, और पिछले साल ही आपको याद होगा हमने $610 मिलियन का एक क्रेडिट दिया था माले को कि वो अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कर सके। इस बार मोदी जी गए हैं, इस बार भी उन्होंने $550 मिलियन का एक पैकेज दिया है और आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। और मुइज़ो ने कहा है कि भाई आप हमारे सर्वश्रेष्ठ दोस्त हैं, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता मानने को तैयार है हम आपको। क्योंकि अन्न कहां से उनको मिलता है? टूरिज्म से। और आपको याद होगा एक फोटोग्राफ मोदी जी ने डाली थी लक्षद्वीप में, उसके बाद क्या हुआ? हिंदुस्तानी टूरिस्ट लक्षद्वीप गए, मालदीव्स नहीं जा रहे हैं, उनका वहां पे बट्टा बैठा हुआ है। ये है खेल, और ये खेल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हमारा 90% व्यापार जो है वो समुद्र के रास्ते से होता है। चीन का 75% व्यापार जो है वो मालदीव्स के बिल्कुल दक्षिण में जो मेन शिपिंग ट्रेड रूट है वहां से निकलता है। अगर हमने वहां पे मालदीव्स के ऊपर हमने अपना अच्छा दोस्ती बना के रखी है तो हम ये ट्रेड को रोक सकते हैं या उसमें बाधा पहुंचा सकते हैं। अगर हमने बाधा पहुंचा दी तो चीन का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए चीन है ना, वो कहता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हिंदुस्तान के इर्द गिर्द उसने अलग अलग देशों में अपने अपने
बंदरगाह बनाए हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके इंडिया को। हम्बनटोटा, ग्वादर, वहां पे जिबूती, इस तरह से चीन कर रहा है। ये चीज को हम तोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और चीन का जो खेल है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। इसीलिए माले इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, जब ये सब समस्या चल रही थी तो हिंदुस्तान ने क्या किया, लक्षद्वीप में एक आइलैंड के ऊपर बोला ये मिलिटराइज्ड आइलैंड होगा, और यहाँ पे हम हवाई पट्टी लगाएंगे, यहाँ पे हम पोर्ट्स लगाएंगे, यहाँ हम अपना बेस बनाएंगे। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि चीन ये सब करता है, क्योंकि हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो रॉकेट के वे चलती रहती है, और हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस वो भी बढ़ता रहता है। तो हमारे लिए तो चीन ऐसा सब करता रहे। जी जिनपिंग भैया आप ये करिए, हमें बहुत मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। आते आखिरी मुद्दे के ऊपर, कंबोडिया और थाईलैंड। कंबोडिया और थाईलैंड के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत जनरेशन से हैं, पुश्तैनी रिश्ते हैं। महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे कंबोडिया को कंबोज कहा जाता था। कंबोडिया में रामायण आज भी प्रचलित है, वहां पे वो रामायण दिखाते हैं। थाईलैंड के राजा का नाम राम है, उनके जो कैपिटल होती थी उसका नाम था अयोध्या। वहां पे अयोध्या में, या अयोध्या ऑफ थाईलैंड में, सारे जो मंदिर हैं पूरे थाईलैंड के, उनका रेप्लिका बना के रखा है। आज भी वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं हिंदुस्तान के साथ। बाद में वो बुद्धिस्ट देश बने, उसके बावजूद ये चलता रहा सिलसिला। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि कंबोडिया के ऊपर राज करता था फ्रांस पिछले सेंचुरी में। फ्रांस ने एक नक्शा बनाया जिसमें उसने बाउंड्री बनाई कंबोडिया और थाईलैंड की, जिसमें जो प्रीत विहार मंदिर है और उसके आसपास की जमीन जो है वो आ गई कंबोडिया के पास। अगर आप वाटरशेड प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं तो ये जमीन जानी चाहिए थी थाईलैंड को, लेकिन हो गई कंबोडिया के पास। फ्रांस चला गया। कंबोडिया में सिविल वॉर रही, उसमें डिक्टेटरशिप रही, सब कुछ रहा। कंबोडिया का हालत हमेशा खराब ही रही। आज भी कंबोडिया की हालत काफी खराब है, बल्कि अगर आप थाईलैंड के तरफ से देखें, अगर थाईलैंड 100 पे है तो कंबोडिया शायद 7-8 में भी 10 पे है। लेकिन कंबोडिया को लड़ना आता है, उनकी जो आवाम है वो इतनी जल्दी हार नहीं मारती। थाईलैंड ये मसला जो है वो लेके गया, इसके ऊपर लड़ाई हुई थी 2008 में हुई थी, 2011 में हुई थी, उससे भी पहले हुई थी। 2011 में थाईलैंड लेके गया ये मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब अपना फैसला सुनाया तो उसने फैसला कंबोडिया के हक में दिया। उसके बाद चुटपुट झड़पें होती रही। ये फिलहाल जो झड़प हुई है वो हुई है एक एमरल्ड ट्रायंगल कहलाता है, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड का जहां पे ट्राई जंक्शन है, वहां पे एक कंबोडिया का जो सैनिक था वो मारा गया। उसके रिटेलिएशन में कंबोडिया ने कुछ रॉकेट दागे। उसका रिटेलिएशन में थाईलैंड ने F-16 से बमबारी की। लेकिन समस्या ये है कि ये जो जमीन है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 2-3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि साइकोलॉजिकल या रिलीजियस या फिर मानसिक रूप है कि भाई कंबोडिया कहता है ये हमारा है, ये हमारी धरोहर है। हिंदू टेम्पल्स में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो है वो अंगोर वाट है, वो कंबोडिया में है। अंगोर वाट की जो प्रतिमा है वो उसके नेशनल फ्लैग में आती है, उसके नेशनल चिन्ह है वो। इसीलिए कंबोडिया कहता है ये हमारा है, हमारा इसके साथ नाता है। थाईलैंड भी यही कहता है, हमारे राजा राम है, ये शिव टेम्पल है, हम तो हम इनको मानते हैं। एक वो हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है टूरिज्म का। ये टूरिस्ट जगह है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो नेचुरली थाईलैंड चाहता है कि टूरिज्म के रूप में हमारे पास ही आए। लेकिन कंबोडिया की इकोनॉमी इतनी खराब है कि उसको जो भी मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए टूरिज्म इंपॉर्टेंट है कंबोडिया के लिए, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। तीसरा है
ये जो स्लोप है जो थाईलैंड की तरफ जाता है पहाड़ी का, इसमें फॉस्फेट्स हैं, इसमें सॉल्ट्स। फॉस्फेट्स और सॉल्ट मिनरल्स ऐसे हैं जो अहम हैं और कंबोडिया को भी चाहिए और थाईलैंड को भी चाहिए। ये है असली मसला। इसमें एक चीन का एंगल आता है। आज की तारीख में चीन जो है वो कंबोडिया का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। क्यों? क्योंकि कंबोडिया को कोई पैसे देने को तैयार नहीं, गरीब देश है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। चीन के पास चेकबुक है, वो अपना चेकबुक उठाता है और चेकबुक साइन करता है। बदले में कंबोडिया ने क्या दिया? कंबोडिया ने दिया है रीम्स नाम का एक बंदरगाह है कंबोडिया के साउथ में, वहां पे चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया है। नेवल बेस क्यों? क्योंकि वो साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कब्जा बना के रखे या दबदबा बना के रखे। वो करीब करीब पूरा साउथ चाइना सी 9-9 के माध्यम से क्लेम करता है कि ये हमारा है, इसलिए रीम्स बेस। और ये भी मत भूलिए, जब 75% आ रहा था साउथ चाइना, ये हमारे मालदीव्स के साउथ से चाइना का ट्रेड, यहां पे आ जाता है साउथ चाइना सी में 90%, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी जो आ रहा है, जो साउथ अमेरिका से आ रहा है, वो भी साउथ चाइना सी के होते हुए ऊपर चलता है। इसीलिए चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कंबोडिया इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो कंबोडिया को पैसे देता है और चाइना चाहता है कि ये युद्ध जो है बहुत जल्दी रुक जाए, वरना इसमें खेलने के लिए, हाथ सेकने के लिए अमेरिका जरूर आएगा। अमेरिका वैसे पहुंच गया है, वो अलग बात है। हिंदुस्तान भी वहां पे है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते चाइना जो है थाईलैंड के बीच में से एक क्रा इस्तुमस है, वहां पे एक क्रा कनाल बना दे और वो मलाका स्टेट को टोटली बाईपास कर दे। कई साल पहले चाइना ने ये प्रपोजल भी दिया था थाईलैंड को और हिंदुस्तान और अमेरिका के दबाव में ये कैंसिल हो गया था। ये हम नहीं चाहते कि कभी भी हो, और हमारा ये मानना होगा कि हम ये कभी होने ना दें और चीन को हमेशा अलग थलग रखें, ताकि हमारे ऊपर चीन ज्यादा हावी ना हो। अमेरिका चाहता है कि वो चीन ज्यादा हावी ताइवान पे ना हो, इसीलिए अमेरिका हिंदुस्तान की तरफ अपना दबाव, अपना झुकाव बना के रखता है, लेकिन हिंदुस्तान से डरता भी है, इसलिए वो दबाव में डालना चाहता है। तो मित्रों, ये हो गया आज इस हफ्ते का विश्लेषण। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। जय हिंद, जय भारत।